हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। बेटा अपना मॉड्यूल डिस्कशन चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें अपन स्टेज 1 की बात कर चुके थे बेटा। और आज बेटा अपन स्टेज 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैंने आपको बोला था, जिसके क्वेश्चंस आप लोगों को करके देखने थे, जिससे जब अपन सॉल्व करें तो आपको बेटा दिक्कत नहीं आए। तो बेटा स्टेज 2 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्टेज 2 में बेटा मैं बात करूं तो पहले अपन क्वेश्चन 1 देखते हैं बेटा क्या बोलता है। बेटा आपको बोला है Z1A M1 एंड Z2B M2। यदि मैं बोलूं M1 माइनस Z1 इज इक्वल टू M2 माइनस Z2 हो, बेटा याद रखिएगा ऊपर वाला मास नंबर होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। और याद रखना A माइनस Z करते हैं, मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक करते हैं तो न्यूट्रॉन संख्या आता है, न्यूट्रॉन्स आते हैं। यदि दोनों स्पीशीज में न्यूट्रॉन सेम है तो उसे आइसोटोनिक स्पीशीज कहेंगे, उसे सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज कहेंगे। तो इसका बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई बात? सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक क्या होता है? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, मतलब A माइनस Z इक्वल हो। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है देखिएगा। क्वेश्चन 2 में बेटा मैं बात करूं तो आपको क्या क्या दिया है, पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। आपको दिया है 26Fe54, 26Fe56, 26Fe57 और 26Fe58 ये दिया है। फिर दिया है 1H3 2HE3, फिर दिया है 32Ge 76 और 33AS77, फिर दिया है 92U235 और 90TH231, फिर दिया है 1H1 1D2 1T3। और आपसे पूछा है कि कौन आइसोटॉप है, कौन आइसोटोन है, कौन आइसोडाइफर्स है, कौन आइसोबार्स है। समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स की बात कर रहा है और सम भारी कौन कौन है इनकी बात कर रहा है। तो बेटा एक एक की चेक कर लेते हैं अपन। बेटा यहाँ पे देखिएगा इन सब में एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। तो ये फर्स्ट वाला जो है आपका वो आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स बोले तो आपके समस्थानिक है। बोलो बेटा सही बात है क्या? ये आपका बेटा समस्थानिक है। उसके बाद बेटा मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे बेटा परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर सेम है, तो ये बेटा आपका समभारिक है। डन बेटा। यहां पे बात करूं तो यहां पे बेटा आप चेक करोगे तो यहां पे बेटा आप चेक करोगे तो यहां पे न्यूट्रॉन्स देखो, यहां पे 44 न्यूट्रॉन्स है और यहां पे 44 न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स सेम है, न्यूट्रॉन सेम है, इसका मतलब ये आइसोटोनिक है, मतलब सम न्यूट्रॉनिक है। आइसोटोनिक का मतलब सम न्यूट्रॉनिक होता है बेटा। ऐसे ही बेटा मैं आगे वाले में बात करूं, यहां पे बेटा अपन ने बात की तो यहां पे बेटा देखो न्यूट्रॉन कितने हैं, 143, ठीक है। और यहां पे बात करें अपन तो बेटा यहां पे न्यूट्रॉन्स चेक कर लीजिए, दोनों में न्यूट्रॉन्स कितने कितने हैं उसके अकॉर्डिंग बेटा अपन बात करेंगे। यहां पे देखिए ये बेटा क्या है, ये भी आपके बेटा समस्थानिक है। समस्थानिक बोले तो अपन बोल सकते हैं आइसोटॉप्स। डन बेटा। तो बेटा इसका ऐसे ही इसको चेक कर लीजिए। तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ये समस्थानिक है, ये है। सेकंड वाला समभारिक है, आइसोबार्स बोलते हैं समभारिक को, बेटा याद रखिएगा। बेटा थर्ड वाला बात कर रहे हैं, थर्ड वाला भी आपका आइसोटोनिक है, ये अपन ने आइसोटोनिक लिखा है। बेटा फोर्थ वाला आपका आइसोडाइफर्स होगा और फिफ्थ वाला आपका आइसोटॉप्स होगा। बेटा ये आइसोडाइफर्स होगा,
आइसोडाइफर्स क्या होता है ये मैंने आपको थ्योरी में आपको पता होगा, जिसके लिए n माइनस पी सेम होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। तो बेटा ये आप करके देख सकते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है बेटा, डेफिनेशन से डेफिनेशन आपको देखनी है और चेक करनी है। क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूं। आपको बोला है नेचुरली अकरिंग बोरोन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटॉप्स एटॉमिक वेट दिस वन। बोरोन के बेटा 2 आइसोटॉप हैं, जिसमें एक के लिए तो मास है इतना, दूसरे के लिए मास है इतना। इसका बेटा एवरेज एटॉमिक वेट बताया है 10.81, औसत परमाणु भार बताया है 10.81। तब बोला है बेटा इनके परसेंटेज क्या होगा, x1 और x2 क्या क्या होगा ये पूछा है। आपको पता है कि बोरोन के 2 आइसोटॉप, ये जिनका एटॉमिक वेट ये है, एवरेज एटॉमिक वेट ये है, तो उनकी परसेंटेज कितनी होगी, उनकी लब्धि कितनी होगी, कितनी अबेंडेंस होगी, उसकी बात कर रहे हैं बेटा। एवरेज एटॉमिक वेट का आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू m1x1 m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। ये एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला है बेटा। मुझे परसेंटेज निकालना है, एक को मैं x मान लूं, एक को 100 माइनस x, और अब सॉल्व करूं तो अपना बेटा काम इजीली होगा। तो बेटा अपन यहां पे चेक करें तो देखिएगा क्या आएगा, 10.81 इज इक्वल टू 10.01 x प्लस 11.01 100 माइनस x अपॉन x1 प्लस x2, तो x प्लस 100 माइनस x। समझ में आ गई बात। तो यहां से बेटा जैसे ही सॉल्व करोगे तो x1 और x2 जो आएगा आपका, वो आएगा 20% और 80%। सॉल्व करके देख लीजिए, तो ये आपका बेटा परसेंट अबेंडेंस होगा, प्रतिशत लब्धि होगी। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन 3 का बेटा जो आपका परसेंटेज अबेंडेंस आएगा वो 20% और 80% आएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा। चलूं आगे। तो ये बेटा अपने पास क्वेश्चन 3 था जिसकी अभी अपन ने बात की। उसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 आपको क्या बोलता है देखिएगा, 3 आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव मास नंबर 20, 21, 22। एवरेज एटॉमिक मास ये है, तो कौन सा वाला रेशियो इनका करेक्ट होगा। आपको अब की बार 3 समस्थानिक बताएं जिनके मास क्या क्या बोले हैं, m1, m2 और m3। देखिएगा 20 बोला है, 21 बोला है, 22 बोला है, और एवरेज एटॉमिक वेट औसत परमाणु भार इसका 20.5 बोला है। तो आपको बोला है कि इनका कौन सा रेशियो करेक्ट होगा। बेटा इसके लिए आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे बेस्ट है ऑप्शन चेक, क्योंकि यदि 2 की बात करता जब तो हम x और 100 माइनस एक्स मान ले, 3 की बात करेगा तो फिर आप वैसे नहीं मान सकते। इस केस में आपको बेटा ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, और ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात बेटा। तो इसके ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन चेक में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, m1x1 m2x2 m3x3। समझ में आ गई क्या बात, अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3, जिसमें बेटा ये करने के बाद में एवरेज एटॉमिक वेट 20.5 आ जाए वो करेक्ट है। तो इसका बेटा मैं आपको ऑप्शन सेकंड चेक करवा रहा हूं। जो आंसर है वहां पे आपको रेशियो दिया है x1 x2 x3 का 4:1:1। चेक करके देख लीजिए इस इक्वेशन में। जैसे ही चेक करोगे तो देखो 20 इंटू 4 m1x1 प्लस m2x2, 21 इंटू 1 प्लस m3x3, 22 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 1। यहां से देखो 80, 21, 22 अपॉन 6। बेटा इसको सॉल्व करें तो बेटा ये आएगा आपके पास 123 अपॉन 6। तो ये 20.5 आ रहा है, 20.5 ही चाहिए था, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो अपना सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 4 का बेटा सेकंड ऑप्शन आएगा। राइट बेटा। चलो आगे। तो ये अपने स्टेज 2 के क्वेश्चंस अपने चल रहे हैं, जिसमें अपन ने बेटा 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन देख लिए। आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखें
बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है समझिएगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ए बी सी गिवन है हमारे को, ए का, बी का और सी का बता रखा है कॉन्फ़िगरेशन। क्या क्या बता रखा है हमको, जेड और एन बता रखे हैं कि एटॉमिक नंबर जेड, परमाणु क्रमांक, और न्यूट्रॉन की संख्या एन होता है। इनके तीनों के क्या क्या है, इसका 90 है, इसका 92 है, इसका 90 है। एन इसका 146 है, इसका 146 है, इसका 148 है। डन बेटा। ए बेटा ये आपको बता रखे हैं बेटा इसमें। और बेटा अपन यदि इनके लिए बात करें कि ये ए बी सी आपस में क्या है, इनकी बात कर रहा है। इनके बेटा अपन को ए बी बता रखे हैं कितने कितने हैं। तो इनके मास नंबर की बात करूं बेटा, तो इसका मास नंबर बेटा 236 दिया है, इसका मास नंबर बेटा 238 दिया है, इसका मास नंबर बेटा 238 दिया है। डन बेटा। तो बेटा इसको अपन चेक करें क्या क्या ये फॉलो हो रहा है, देख लेते हैं। तो बेटा एक बार इनको चेक करते हैं। बेटा इसको चेक करो, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ए और सी का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो अपन ने बोला ए एंड सी क्या है आपके, आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स बोले तो समस्थानिक है। समझ में आती है क्या बात बेटा। वहीं बेटा मैं बात करूं न्यूट्रॉन्स के लिए, देख लूं। अब यहां पे देखो बेटा, बी का एटॉमिक नंबर और सी का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। तो मैं बोल सकता हूं बी एंड सी आपके आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स की बात करूं बेटा तो इसको बोल सकते हैं अपन संभारिक। सही बात है क्या बेटा। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो बेटा इसका थर्ड ऑप्शन देखो, जिसमें ए और बी के लिए बताया है अपन को। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, राइट नहीं पूछा है, तो आपको एक एक चेक करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट बोल रहा है ए सी आइसोटॉप्स हैं, सही बात है। ए बी आइसोबार्स हैं, गलत है। बी सी आइसोबार्स हैं, सही बात है। बी सी आइसोटॉप्स हैं, गलत बात है। तो बेटा बी और डी गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, इस चीज का याद रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बी और डी आपके रॉन्ग है। समझ में आ गई बात बेटा। तो सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है, बस पेशेंसफुली आपको चेक करना था कौन क्या शो करेगा। समझ में आती है क्या बात बेटा। इसके बाद बेटा अपन आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। 6 क्या बोलता है देखिएगा। आपको बोला है ए 100 वॉट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। वॉट दे दिया है 100 वॉट, लैम्डा दे दिया है 400 नैनोमीटर, मतलब 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। आपको बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो बेटा एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू NSC, NH न्यू या NSC बाई लेमडा। यहां N नंबर ऑफ फोटोन होता है, तो मैंने बोला E इज इक्वल टू NSC बाई लेमडा। बेटा मैंने सेकंड का ही डिवाइड यहां लगा दूं और सेकंड का ही डिवाइड यहां लगा दूं, तो बेटा ये आपका बन जाएगा पावर। तो अब आएगा P इज इक्वल टू N अपॉन सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इन 1 सेकेंड या प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या इंटू SC बाई लेमडा। तो यहां से अपन बात करें, P आपको दिया 100 वोल्ट, N अपॉन सेकेंड आपको निकालना है, H आपका है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, C आपका 3 इंटू 10⁻8। लेमडा की बात करें तो लेमडा है आपका 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। समझ में आ गई बात। तो N अपॉन सेकेंड नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड यदि मैं निकालूं तो आपका आएगा 100 इंटू 400 इंटू 10⁻9 अपॉन 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। तो बेटा एक कैलकुलेशन वगैरह एक बार आप करके देख लोगे, इसमें बेटा अपन टाइम नहीं खर्च करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो बेटा हमारे पास यहां से अराउंड नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो आएंगे, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन आएंगे 2 इंटू 10⁻20 आएंगे। थर्ड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा। डन।
चलूं आगे। इसके बाद बेटा अपन इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है देखिएगा, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो दिया है हमारे को, कितना दिया है 7 × 10⁻14 दिया है। काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है, और आपको इनकमिंग फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो दी है 1 × 10⁻15। डन बेटा। तो बेटा ये आपका किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, याद आ गया होगा। वहां पे बेटा अपन एक फॉर्मूला बोलते थे H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा हूं, वहां पे ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये बोल सकता हूं H न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। H आपको पता है 6.62 × 10⁻34 होगा। न्यू कितना दिया है 1 × 10⁻15। न्यू नॉट कितना दिया है 7 × 10⁻14 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये याद रखना, ये जब कॉमन आएगा ये माइनस ऐसे नहीं हो सकते, या तो पावर्स को दोनों को सेम करो, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो 10⁻15 में से 10⁻14 गया तो 10⁻1 आ जाएगा, नहीं होगा। तो बेटा या तो आप इसको 10⁻14 करो या इसको 10⁻15 करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ 6.62 × 10⁻34। ये 10⁻15 अब मैंने कॉमन निकाल ली, तो यहां से तो 1, ये 10⁻15 बन गया आपका, तो ये और ये बाहर आ गया। 7/10 कितना हो गया 0.7, 1 में से 0.7 गया तो 7/10 था, इसका मतलब 0.7 गया। ये आपकी बेटा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही बेटा इसको सॉल्व करोगे 6.62 × 10⁻34 × 10⁻15 × 0.3, ये आपकी बेटा क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो बेटा यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बेटा जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, कैलकुलेट आप खुद करके देख लें, तो ये अराउंड आएगी 1.98 × 10⁻90 जूल। तो बेटा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपको याद होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है। इतनी बात समझ में आती है। तो ये अपने पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको रफ करते हैं, आगे बात करते हैं। दोनों अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये और ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों को इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन 6 और 7 दोनों इंपॉर्टेंट। चलूं आगे बेटा। तो बेटा क्वेश्चन 7 के बाद बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन 8। बेटा क्वेश्चन 8 में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब उप परमाणुवीय कण। जब तक नहीं पता है अपन इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके चल रहे हैं बेटा। तो इसके लिए हमको काइनेटिक एनर्जी दी है, कितनी दी है 5.85 × 10⁻⁻25 जूल, ये दिया है बेटा आपको। और आपको बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, और आपको पूछ रहा है कि न्यू क्या होगा, आपको ये बताना है। समझ में आ गई बात बेटा। तो इसको बताने का बेटा कई मेथड है, आप किस तरीके से करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेटा हमको पता है न्यू इज इक्वल टू C/λ होता है। डन बेटा। बेटा C की जगह में C लाइट ऑफ स्पीड होती है, लेकिन यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे। फोटोन के लिए तो स्पीड C लेते हैं, फोटोन के लिए तो हम C लेके चलते हैं वेग, लेकिन इलेक्ट्रॉन या अन्य कणों के लिए V लेके चलेंगे तो V/λ। यहाँ V क्या है वेग, तो यहाँ बेटा मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ C V के इक्वल है, किसके लिए इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए, तो ये आ जाएगा V/λ। समझ में आ गई बात बेटा। लैम्डा क्या होता है ध्यान रखिएगा, E इज इक्वल टू SC/λ होता है, बोलो होता है नहीं होता, या लैम्डा इज इक्वल टू H/mv होता है। तो इस लैम्डा की जगह मैं पुट कर रहा हूं, V तो है ही, इस लैम्डा की जगह लिख दिया H/mv। ये ऊपर आया,
तो mv² हो गया। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या हो गई, mv²/h। बेटा मैंने यहाँ पे 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा ये जो चीज है आपकी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको ये लिख रहा हूं 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h, क्योंकि हाफ mv² क्या होती है आपकी, याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी आपकी हाफ mv²। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये तो बन गया काइनेटिक एनर्जी, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन h आ गया। बाकी बेटा आपको वैल्यूज सारी गिवन है तो आप वो वैल्यूज रखते जाएं। तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो होगी वो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन h। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 5.85 इंटू 10⁻⁻25। h कितना दिया है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। तो इसको आप बेटा जैसे ही सॉल्व करोगे कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर आएगा 1.77 इंटू 10⁻+9 सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो इस तरीके से बेटा आप ये फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करोगे। क्या किया है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी फोटोन के लिए लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो वी ले लिया, सी की जगह वी अपॉन लेमडा। वी वेग है, वेलोसिटी है, लेमडा क्या होता है h अपॉन mv, तो h अपॉन mv पुट किया, mv ऊपर आ गया तो mv² अपॉन h। इसे काइनेटिक एनर्जी बनाना है तो क्या बोल सकता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो mv² अपॉन 2 क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ऊपर 2 है 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h। या ऐसे देख लो mv² किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, वैल्यूज रख दो और जैसे ही सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था। इसको अपन ने देखा कि सॉल्व कैसे किया है। समझ में आ रही है क्या बात बेटा। हाँ तो बेटा अपन क्वेश्चन 9 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन 9 क्या बोलता है, स्टेज 2 में बेटा स्टेज 2 में क्वेश्चन 9 की बात करें तो क्वेश्चन 9 बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटेनिंग 242 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इनफ टू आयनाइज द सोडियम एटम, देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज। तो बेटा यहाँ पे अपन को बोला है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात कर रहा है, जिसकी लैम्डा बेटा अपन को दे दिया है 242 नैनोमीटर। राइट बेटा, बेटा 242 को मैं क्या लिख सकता हूं, 242 नैनोमीटर को 10⁻⁻9 मीटर लिख सकता हूं। सही बात है बेटा। इसमें अपन बेटा बात करें तो अपन को क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है SC बाई लेमडा। H है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, C है 3 इंटू 10⁻8, लेमडा है आपके पास 242 इंटू 10⁻⁻9। यही है बेटा सारी चीजें। बेटा यहाँ पे यदि अपन इनकी वैल्यूज को पुट करें तो वैल्यूज को पुट करने के बाद अपने पास जो E आ रहा है बेटा वो आएगा 0.082 इंटू 10⁻⁻17। डन बेटा, 10⁻⁻19 आएगा, वैल्यूज को रख के देख लेना, 10⁻⁻19 जूल। ये अपने पास एनर्जी ऊर्जा का फॉर्मूला होगा जब हमारे को कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ दी हुई है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य हमारे को बताई है। समझ में आती है क्या बात बेटा। इसमें बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन इन एक्स रीजन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ विजिबल रेंज, एनर्जी ऑफ विजिबल रेंज देन एक्स इज। बेटा आपको बोला है कि कोई फोटोन है जिसकी एक्स रीजन में जो एनर्जी है वो ज्यादा है विजिबल रीजन से, तो एक्स रीजन कौन सा होगा। बेटा ये क्षेत्र की बात कर रहा है। जब अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं और जब उसमें स्पेक्ट्रम बनता है तो कौन से क्षेत्र कौन से रीजन में दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा वहां आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो श्रेणियां होती हैं, सीरीज होती हैं, वो कौन कौन सी होती है, लाइमन हो सकती है, बामर हो सकती है, पाशन हो सकती है, ब्रैकेट हो सकती है। इसी के अकॉर्डिंग बेटा बाकी चलेगा। और यहाँ पे जब अपन रीजन मतलब क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए याद रखिएगा पराबैंगनी क्षेत्र होता है जिसे यूवी रीजन बोलते हैं।
बामर को दृश्य क्षेत्र जिसे विजिबल बोलते हैं, बाकी सबको इंफ्रारेड, इंफ्रारेड बोले तो अवरक्त बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो हमको बोला है जो एक्स है उसका रीजन, उसका क्षेत्र विजिबल से ऊपर है, तो अपना आंसर क्या आएगा बेटा? यूवी आएगा, पराबैंगनी किरणें आएगा, पराबैंगनी क्षेत्र आएगा, अल्ट्रावायलेट रीजन आएगा। तो क्वेश्चन 10th का बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 बोलता है विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। बेटा क्वेश्चन पहली बात तो ध्यान से पढ़ें कि इसने करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट। यहां पे नॉट करेक्ट पूछा है मतलब कौन सा सही नहीं है ये बात कर रहा है। तो बेटा यहां पे देखिएगा कौन सा सही नहीं है की बात करें तो बेटा अपन को चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इसमें ऑप्शन 3 अपना आंसर होगा, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट नहीं है। मैं आपको इसको चेक करवा रहा हूं डायरेक्ट। यहां पे हमको बोला है E2H रेशियो E1 हीलियम प्लस, ये जो रेशियो है वो 1:2 है। बेटा इसको चेक करना है कि ये 1:2 आता है या नहीं आता है। बेटा इसको स्टार्ट करें, इससे पहले आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, -Z² अपॉन n² इंटू 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। सही बात है बेटा? बेटा यहां पे देखिएगा सब चीजें चेंज हो रही है। तो मैं पहले E2 हाइड्रोजन की बात करूं और E1 हीलियम प्लस के लिए बात करूं तो देखिएगा बेटा हाइड्रोजन के केस में बेटा ये कांस्टेंट रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर, शेल नंबर कोष संख्या 2 दी है, ये 2 का मतलब शेल नंबर है 2 का स्क्वायर, ये 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इधर बात करें हीलियम के लिए तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर और बेटा फर्स्ट शेल की बात कर रहा है 1 का स्क्वायर, 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इससे ये गया, इससे ये गया। तो बेटा इसको जैसे ही सॉल्व किया तो 1/4, 4/1, तो बेटा ये आएगा आपके पास, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1:16, जबकि 1:2 दिया है। तो ये रॉन्ग है बेटा और रॉन्ग ही पूछा था। इसका मतलब इसका ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा, ये 1:2 नहीं है। बाकी आप फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन देखोगे बेटा तो वो आपके करेक्ट नहीं होंगे। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे। इसमें बेटा आगे बात करते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन 12 क्या बोलता है देखते चलिएगा। विद द इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। बेटा ये बोल रहा है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब स्मॉल n की बात कर रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या की बात कर रहा है, जो आपका शेल साइज बताता है, कोश का आकार बताता है। ये बोल रहा है कि वो जैसे जैसे बढ़ता है तो एनर्जी लेवल, ऊर्जा अंतराल घटता है, बढ़ता है, क्या होता है ये चेक करना है। तो देखिएगा बेटा इसमें एक चीज बात करें, इसका एक स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु का। ऐसा डायग्राम मैंने आपको पीछे भी बताया था, n = 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक चलता है। बोलिए करेक्ट है क्या बेटा? बेटा डिफरेंस ये आपको वैल्यूज पता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 ऐसे चलता है। जबकि इस डिफरेंस की बात करूं बेटा, ये डिफरेंस होता है इधर 10.2, इधर 1.89, इधर 0.66, इधर 0.31। और बेटा बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये सारी वैल्यूज आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये डायग्राम और ये ग्राफ याद है तो आप बाकी क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये याद रखें, वैल्यूज सारी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगी, ध्यान रखिएगा। बेटा ये बोल रहा है जैसे जैसे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये गैप जो है, ये गैप डिक्रीज हो रहा है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियस, नाभिक से दूर जाने पर गैप तो कम होता है और एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ रही है और इंफिनिटी पे एनर्जी मैक्सिमम होती है, और ये मैक्सिमम कितनी होती है? 0 होती है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो नाभिक, न्यूक्लियस से दूर जाने पर गैप कम होता है और सबसे ज्यादा गैप फर्स्ट 2 में ही रहता है, याद रखिएगा। बाकी इन सबको जोड़ भी दोगे तो भी इतना गैप नहीं हो पाएगा। तो अपन ने क्या बोला, क्वांटम नंबर इंक्रीज होने से गैप डिक्रीज होता है,
तो 12th का फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट आंसर आएगा डिक्रीजेज। क्वेश्चन 13 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है समझिएगा। विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप। तो अपन को बेटा इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ढूंढना है, तो करेक्ट कौन सा होगा वो आपको चेक करना है। बेटा इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है, मैं आपको डायरेक्ट यही बता रहा हूं, बाकी आप खुद करके देख सकते हैं। ऑप्शन 2 में बोला है, आप देखोगे तो E1H इज इक्वल टू E2 हीलियम प्लस इज इक्वल टू E3 लिथियम प्लस 2 इज इक्वल टू E4 Be प्लस 3 होगा, ऐसा बोला है। बेटा ये तो एनर्जी है जिसका फॉर्मूला ये होता है, आपको पता है। बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये इसलिए दिए हैं जिससे आपको इनका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक पता हो। और ये जो नीचे लिखा हुआ है वो शेल नंबर बता रहा है, स्मॉल n बता रहा है, मतलब कोश का आकार, कोश का नंबर बता रहा है। तो जैसे सबके लिए बात करें तो इधर से मैं इस फॉर्मूले से कह सकता हूं कि देखो ये तो सबके लिए कॉमन रहेगा 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, Z² अपॉन n² पे डिपेंड करती है। समझ में आ गई बात बेटा। तो इधर अपन बात करें तो 1² अपॉन 1², हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। इसकी बात करें 2² अपॉन 2², 3² अपॉन 3², 4² अपॉन 4²। यहाँ पे शेल नंबर 4 आ गया, N4 आ गया, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर भी 4 होता है। तो बेटा ये सारे देखे ये सेम आ रहे हैं, तो अपन बेटा इधर कह सकते हैं कि क्वेश्चन 13 का सेकंड ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट होगा। समझ में आती है क्या बात बेटा। उसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन 14 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 14 क्या बोलता है इसकी बात कर रहे हैं, देखते चलिएगा। आपको बोला है बेटा एनर्जी लेवल ABC of certain atom corresponding to increasing value of energy EA, EB, EC। आपको बोला है ABC, तीन अलग अलग ऊर्जा स्तर है, एनर्जी लेवल है, इनमें रिलेशन बताया है, EA से बड़ा है EB, EB से बड़ा है EC, ये क्वेश्चन में गिवन है। जबकि अपन को बताया है ν1 बार, ν2 बार और ν3 बार इज द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू C2B, B2A, C2A। बेटा न्यू बार तरंग संख्या है, तरंग संख्या बोले तो वेव नंबर, इसका रिलेशन होता है 1 अपॉन लैम्डा R Z², 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2²। ये न्यू बार है, ये तरंग संख्या है। यहाँ पे हमको बोला है ν1 बार क्या है, ν2 बार क्या है और ν3 बार क्या है, ये हमको बताया है। तो बेटा ν1 बार जो बोला है वो C से B में संक्रमण हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, ये B से A में ट्रांजिशन हो रहा है, और ये हमारा C से A में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांजिशन करेक्ट है, क्या है। तो बेटा देखो ये C से B, ये B से, ये डायरेक्ट C से A, तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं ν3 बार क्या होगा, ν1 बार प्लस ν2 बार। आप इसको इस वाले फॉर्मूले से चेक भी कर सकते हैं। तो इसका बेटा आपका क्वेश्चन 14 का फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है बात बेटा। तो एक बार इसका बोर्ड रफ कर देते हैं, फिर अपन आगे की बात करते हैं, आगे क्या होगा। तो बेटा क्वेश्चंस में कैलकुलेशन वगैरह आपको देखनी है। एक बेटा इस चीज का आपको याद रखना है कि करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, इन चीजों का बेटा विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि इन चीजों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो बेटा अपना काम इजीली नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है ना। बेटा एक ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो मैंने एनर्जी वाला बनाया, ये आपको वैल्यूज के साथ याद होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज के साथ याद रहेगा तो बेटा आप इजीली आपका काम कर सकते हो। बेटा इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, स्टेज 2 में ही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 15 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। इफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एटम इज 20 वोल्ट देन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल विल बी। आपको आयनन विभव दिया है एक परमाणु का 20 वोल्ट और आपको पूछा है प्रथम उत्तेजन विभव क्या होगा। तो पहली बात तो बेटा एक्साइटेड पोटेंशियल, उत्तेजन विभव पता होना चाहिए। फिर से डायग्राम की बात करेंगे, बार बार कह रहा हूं डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये 1 2 3 4,
बेटा यहां से यहां जाना है, इसे एक्साइटेड पोटेंशियल 1 बोलते हैं। फर्स्ट एनर्जी से मतलब ग्राउंड स्टेट से सेकंड में जाना है या फर्स्ट एनर्जी से सेकंड एनर्जी में जाना है, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, उसे एक्साइटेड पोटेंशियल, उत्तेजन विभव बोलेंगे। उत्तेजन विभव मतलब प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा या अमाउंट, एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट स्टेट टू सेकंड स्टेट। समझ में आ रही है बात? और बेटा ये कितनी होती है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बेटा 1 में एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा 1 में जो एनर्जी होती है उसे EGS बोलते हैं, और आपको पता होना चाहिए IP जो होता है वो -EGS होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 13.6 आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे वोल्ट आएगा। डन बेटा। बेटा जब एनर्जी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होती है, और पोटेंशियल की बात करते हैं तो केवल वोल्ट की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, वहां पे ई नहीं आता क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हटा देते हैं अपन। समझ में आ रही है बात? तो यहां से बेटा मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं अपन कि जब 13.6 वोल्ट IP था तब फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल था आपका 10.2। समझ में आ गई बात? एक्साइटेड पोटेंशियल फर्स्ट मतलब प्रथम उत्तेजन विभव। और जब आज इसने कितना बोल दिया बेटा? 20 वोल्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दिया, तब EP1 कितना होगा? 10.2 अपॉन 13.6 इंटू 20। समझ में आती है बात बेटा? इसको जैसे ही आप काटा पीटी करके सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपका सॉल्व होके कितना आएगा अराउंड? बेटा ये अराउंड आपका 15 वोल्ट आंसर आएगा। आप करके चेक कर सकते हो। समझ में आ गई क्या बात बेटा? चलूं आगे। तो ये बेटा अपने पास एक फंडा था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बेटा मैं बात कर रहा हूं। 16 कैसे होगा एक बार देखिएगा। रेडी ऑफ अ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4.761 आर्मस्ट्रॉन्ग, देन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर दिस शेल। अपन को एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या का मान दिया है, मुझे नहीं पता कौन से कोश में त्रिज्या है, कौन से शेल में रेडियस है। कितनी दे रखी है? 4.761 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखी है, और आपको बोला है तब इसकी क्वांटम नंबर n कौन से कोश में है ये बताना है। बेटा आपको पता है r जो होता है वो होता है n² अपॉन z इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, पता है ना बेटा? बेटा हाइड्रोजन एटम बोल रहा है तो Z1 हो जाएगा, r की वैल्यू दी है, n² निकालना है, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 होगा इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। यहां से n² की बात करूं 4.761 अपॉन 0.529। बेटा ये जब सॉल्व करोगे तो अराउंड 9 टाइम्स जाएगा, और यहां से स्क्वायर हटाओगे तो n थर्ड आएगा, मतलब थर्ड कोश थर्ड शेल में आपकी ये एनर्जी रेडियस त्रिज्या का मान होगा। आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन बेटा आपको खुद को देखनी पड़ेगी। डन बेटा। इसके बाद बेटा मैं बात कर रहा हूं आपसे क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्डिंग टू एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। बेटा आपको पता होना चाहिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और ऊर्जा समानुपाती होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एनर्जी भी हाईएस्ट होनी चाहिए। इसके बाद बेटा मैंने आपको एक चीज बता रखी है डायग्राम के अकॉर्डिंग। बेटा जब अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो जब अपन न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं तो ये तो एब्जॉर्प्शन का केस होता है, समझ में आती है बात, और जब बाहर से अंदर आते हैं तो ये एमिशन का केस होता है। समझ में आती है बात बेटा? और आपको पता है अभी पीछे भी बात की थी, फर्स्ट सेकंड में गैप सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद गैप कंटिन्यू कम होता जाता है, ये आपको पता है। डन, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाइन देखनी है एब्जॉर्प्शन की। बेटा एब्जॉर्प्शन होगा जब नीचे से ऊपर जाएंगे। तो 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं देखिएगा। हमको 4 ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट में दिया है 1 से 2 में जा रहे हैं, सेकंड में दिया है 3 से 4 में जा रहे हैं, थर्ड में दिया है 2 से 1 में जा रहे हैं, और फोर्थ में दिया है 2 से 3 में जा रहे हैं। तो बेटा एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन जब लोअर से हाई जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन है, हाई से लो आएंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं है, वो एमिशन है।
तो थर्ड तो इसलिए कट गया, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, एमिशन है। अब एब्जॉर्प्शन है बाकी, और एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट कहां होगा, 1 से 2 में। 1 के लिए जहां रोल आ जाए वो हाईएस्ट एनर्जी गैप होता है 10.2, अभी हमने देखा था। तो एनर्जी गैप हाईएस्ट है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटा, हाईएस्ट होगी। इसलिए इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूं। 18 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। आपको बोला है Hd और He प्लस, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और हीलियम प्लस। बेटा जेड की बात करूं, इसके लिए 1, इसके लिए भी 1 और इसके लिए 2। डी मतलब बेटा ड्यूटीरियम या हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ये सब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड फॉर देयर डाउनवर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इज λ1, λ2, λ3। बेटा इन सब में इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसके लिए जो है λ1 है, इसके लिए λ2 है, इसके लिए λ3 है। तब हमको पूछा है लैम्डा में क्या रिलेशन होगा। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब ऐसे ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। समझ में आ गई बात बेटा? यहां बेटा देखिएगा सब में n1 और n2 की वैल्यू कॉमन है, कॉमन है। तो 1/λ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, Z² के प्रोपोर्शनल हो गया। 1/λ आपका Z² के प्रोपोर्शनल हो गया। n1 और n2 सब में कांस्टेंट है, हट जाएगा। R गैस रिडबर्ग कांस्टेंट है, हट जाएगा। तो 1/λ यदि सेम लेवल में, सेम ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो यहां से बेटा आप तीनों के लिए निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला 1/λ1, हाइड्रोजन के लिए 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर आ गया। 1/λ2 की बात करूं तो ये भी 1 आ जाएगा। 1/λ3 की बात करूं बेटा तो ये आपका 2 का स्क्वायर आएगा, मतलब 4 आएगा। तो बेटा यहां से इसके अकॉर्डिंग बात करूं मैं तो λ1 1 हो गया, λ2 1 हो गया, λ3 1/4 हो गया, मतलब 0.25 हो गया। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो यहां से आपको चेक करना है क्या रिलेशन होगा। तो अपन बोल सकते हैं λ1 = λ2 = 4λ3। ये आप बेटा चेक कर सकते हो, ये आपका आंसर आएगा। तो आपका बेटा इसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बेटा क्वेश्चन 19 की बात करें, 19 क्या बोलता है देखिएगा। अल्ट्रावायलेट लाइन इज एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 1, द एमिटेड लाइन ड्यूरिंग ट्रांजिशन 4 to 2। बेटा याद रखिएगा जब n1 की वैल्यू 1 होती है तो रीजन, क्षेत्र की बात करें, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, n2 कुछ भी हो तो यहाँ यूवी रीजन होता है, ये हो जाए तो विजिबल रीजन होता है, दृश्य क्षेत्र होता है। तो बेटा जब लाइन कहीं से भी आए लेकिन यदि सेकंड में जाएगी, जैसे 4 से 2 में जा रही है, सेकंड में जा रही है, तो दृश्य क्षेत्र होगा, विजिबल रेंज होगा। और विजिबल रेंज बेटा वो होता है जहां पे हमको कलर दिखता है। तो बेटा इसका हमारे पास ग्रीन कलर ऑप्शन आएगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट नहीं हो सकता, वहां n1 1 होना चाहिए। इंफ्रारेड नहीं हो सकता, वहां n1 3 4 5 होना चाहिए। नो कलर नहीं, विजिबल रेंज में कलर दिखता है, तो सेकंड ऑप्शन सही है ग्रीन कलर। ग्रीन मतलब विजिबल रेंज में दिखेगा, मतलब जब n1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाए, 2 हो जाए। तो क्वेश्चन 19 का बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन 20 की बात करता हूं। क्वेश्चन 20 क्या बोलता है देखिएगा, और 20 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको बोल रहा है इन विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्प्शन ऑफ और एमिशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। बेटा याद रखिएगा हाइड्रोजन के केस में, केवल हाइड्रोजन का केस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन के केस में यदि शेल नंबर सेम है, जैसे मान लो 3 है, तो 3s 3p 3d, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी में चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, ना तो एब्जॉर्प्शन होगा ना एब्जॉर्प्शन। क्यों? मतलब एब्जॉर्प्शन और एमिशन कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गई बात? वहां पे 1s1 एक ही शेल होती है। तो हाइड्रोजन के केस में एक चीज याद रखिएगा कि सेम शेल में, सेम कोश में, एक ही कोश है,
तो एनर्जी ऊर्जा में कोई भी अवशोषण और उत्सर्जन नहीं होगा। तो जब केवल अपन हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो याद रखिएगा वहां पे अपन ये बोल दें कि 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d। एनर्जी सही है, बिल्कुल सेम है, ज्यादा कम नहीं होगी। केवल हाइड्रोजन की बात है, अलग अलग की बात करेंगे तो चेंज हो सकता है, और किसी एटम और किसी परमाणु की बात करें, बट हाइड्रोजन में सेम रहेगा। तो हाइड्रोजन में देखिए 3p 3s में जाएगा, नो चेंज। 3d 3p में जाएगा, नो चेंज। 3s 3d में जाएगा, नो चेंज। फोर्थ वाला करेक्ट है। यहाँ पे एनर्जी या तो ली जाएगी या दी जाएगी, मतलब अवशोषण उत्सर्जन कुछ होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन या एमिशन कुछ होगा जब 2p से 3p में जाए। 2p से 3p में जाएगा तो यहाँ पे बेटा चेंज होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे शेल नंबर n का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए ये करेक्ट होगा। समझ में आती है क्या बात? तो ये बेटा अपन ने स्टेज 2 में क्वेश्चन 20 तक देख लिए हैं। इनमें इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको पहले भी बताया है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको जरूर से देखने चाहिए, क्योंकि ये जरूर पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? स्टेज 1 में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट करवा चुका हूं। स्टेज 2 में अपन 1 से लेकर 20 तक आ चुके हैं। और बेटा मुझे उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन क्वेश्चन 21 से बात करेंगे तो उससे पहले आप उनको एक बार सॉल्व करके रखोगे। बेटा आप उनको एक बार पहले सॉल्व करके रखोगे तो बेटा आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो क्वेश्चंस आपको पता होगा कि इसमें पूछा क्या है, हमें करना क्या है। बेटा यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं रखोगे तो इजीली आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। समझ में आती है बात? तो क्वेश्चन एक बार बेटा वो सॉल्व करके रखें, जिससे आपको ये पता रहे कि हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक है या क्या प्रॉब्लम है, जिससे आपको ये सारे फंडे बेटा क्लियर हों। समझ में आती है बात बेटा? तो आज के लिए इतना काफी है। एक बार आप क्वेश्चन 1 से 20 तक दोबारा देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें अपन बेटा आगे फिर से बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।